दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 बरस की सजा सुनाई थी। 2 बरस की सजा सुनाने के साथ ही उनकी संसद सदस्यता चली गई। उनका दिल्ली का सरकारी घर चला गया। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें राहत नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता वापस मिल गई। सरकारी घर भी वापस देने का जिक्र हो गया। इस देश में कितने लोग हैं जो निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता तय कर सकते होंगे? और इस दौर में खास तौर पर जब भारत की राजनीति पूरे उफान पर है और लोकतंत्र के तमाम स्तंभ को प्रभावित कर रही है, वह भी खुल्लम खुल्ला, और विपक्ष लगातार सत्ता पर यह आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियों के जरिए उसने इस देश के विपक्ष का जीना मुहाल कर दिया, राजनीति करनी मुहाल कर दी, और उनके सामने मुश्किल यह है कि वह जेल जाएं या फिर पार्टी बदल लें। इसी प्रक्रिया में क्या केजरीवाल भी निचली अदालत के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? और उसके बाद हाईकोर्ट से भी क्या उन्हें निजात नहीं मिलेगी? और आखिर में यही आशा और उम्मीद है कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनको राहत मिल जाएगी। यह दरअसल एक कड़ी दर कड़ी है इस देश के भीतर में, जब निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुंचता है तो राजनीतिक तौर पर जो मामले होते हैं उसमें इस दौर में सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक राहत और रियायत विपक्षी राजनीतिक दलों को दे रहा है। और शायद यही वो वजह है कि इस देश के भीतर में बार बार राजनीतिक तौर पर या इस देश के सामाजिक परिस्थितियों के भीतर कहा जाता है कि न्यायपालिका जब तक है और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी जब तक है तब तक संविधान की व्याख्या के मुताबिक इस देश में न्याय तो होगा। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए वहां पर जो वकील हैं वह इस बात का ऐलान करें कि न्यायपालिका खतरे में है, इस देश के लोकतंत्र के स्तंभ खतरे में हैं। और खास तौर से जब चुनावी बरस है, इस चुनावी बरस के भीतर ही ऐसे ऐसे राजनीतिक खेल हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सचेत रहना चाहिए। एक दो नहीं, 600 वकील उस पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन इसके ठीक समानांतर इस पत्र के भीतर इस बात का भी जिक्र होता है कि अगर कोई नेता या राजनेता जिस पर करप्शन के आरोप लगे हों, उसके बाद उसको अगर राहत रियायत दे दी जाए तो यह देश के लिए ठीक नहीं होगा। और इस दिशा में इस देश की पूरी व्यवस्था चल पड़ी है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। और इसी वक्त यानी आज ही यह लेटर तब दिया गया देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को, जिस वक्त इस देश की निचली अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री का केस चल रहा था और मुख्यमंत्री एक एक करके बतला रहे थे कि देखिए, एक भी पैसे का ट्रेल आपको मिल नहीं रहा है, एक भी रुपया आपके पास है नहीं जो जानकारी के तौर पर आए। और उसके बाद उन्होंने एक एक तथ्य रखकर 4 मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों के आश्रय निचली अदालत के भीतर कोई आवाज हो सकती थी। क्या वाकई इस दौर में मुख्यमंत्री को फंसाने का काम ईडी कर रही है, जो आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं? और उन्होंने वकील के जरिए नहीं बल्कि खुद सामने आकर अपनी बातों का जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा, वकीलों के पत्र में क्या लिखा हुआ है, और मौजूदा वक्त में वो कौन सी स्थिति आ गई जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया। और ट्वीट करने के साथ उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, हमें लगता है उन बातों का महत्व मौजूदा राजनीति ये बताने के लिए काफी है कि भारत की राजनीति और राजनीति के लिए इस देश के भीतर लोकसभा चुनाव और उस लोकसभा चुनाव के वक्त में देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जांच एजेंसियों के जरिए करना और उनके मामलों को अदालत में जाने के बाद अदालत के जरिए चीजों को लंबा खींचना, यह सारी परिस्थिति आपके दिमाग में उभर सकती है। हम आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया वो उन्होंने ट्वीट अंग्रेजी में किया और उस अंग्रेजी ट्वीट के साथ उन्होंने जो पत्र वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखा था उसको उन्होंने जोड़ दिया। उस पत्र का मजमून
इसके बाद बताएंगे। पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा इसे सुन तो लीजिए। उनका कहना है, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले यानी 50 साल पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। इस ट्वीट को पहले देख लीजिए। आपके जहन में यह सवाल तो होगा, इस देश की जनसंख्या कुल मिला के 140 करोड़ है और भारत में वोटरों को लेकर प्रधानमंत्री तमाम रैलियों में या राजनीतिक तौर पर कोई भी पार्टी अपनी चुनावी रैली में 140 करोड़ लोगों का जिक्र करती है। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि उन्होंने अपने ट्वीट के इंटैक्ट जो किया है, जो पत्र को जोड़ा है, वह चीफ जस्टिस को दिया गया वकीलों का पत्र है। यानी एक तरफ संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पत्र के साथ किया गया जो लेटर है, वो राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में राष्ट्रवाद का पाठ प्रधानमंत्री के जरिए पढ़ाना और पढ़ने की दिशा में बढ़ने की एक सोच है। यहां पर यह भी समझना होगा कि दरअसल उस पत्र के भीतर में एक लाइन यह भी लिखी गई जो वकीलों ने लिखी है। उनका कहना है कि राजनीतिक मामलों में दबाव के हथकंडे आम बात हैं, खास तौर से उन केसेस में जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है। ये हथकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। चीफ जस्टिस को लिखा गया वकीलों का यह पत्र और वकीलों के पत्र को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री का ट्वीट। अब यहां पर एक एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज जो अदालत, निचली अदालत के भीतर में जानकारी दी जा रही थी अरविंद केजरीवाल के जरिए, वो खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं ईडी अफसरों को धन्यवाद करना चाहता हूं। यह केस चलते चलते 2 साल हो गए। मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं किया गया, साबित नहीं किया गया और बताया नहीं गया। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए। आप इन दोनों को साथ में पढ़ लीजिए। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, यह एक सवाल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा नाम 4 जगह पर आया है, बस एक है सी अरविंद। उसने बोला कि मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए। मेरे घर हर रोज विधायक आते हैं। क्या यह एक स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है, जब सी अरविंद खुद सिसोदिया के दफ्तर में कर्मचारी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने एक जगह राघव मुंगटा का भी हवाला दिया और उसमें कहा जो लोग गवाह बन रहे हैं और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है, उसके मद्देनजर हमारी बात को आप सुन लीजिए। तो अदालत में उनका कहना था कि एक और गवाह ने 7 बयान दिए, 6 बयान में मेरे नाम का जिक्र नहीं, लेकिन जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम आता है उसे छोड़ दिया जाता है। और फिर उन्होंने शरद रेड्डी का नाम लिया और शरद रेड्डी ने 50 करोड़ रुपए जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दिए, उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? हजारों पेज ईडी के दफ्तर में है जो हमारी बेगुनाही को साबित करते हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता? और फिर उन्होंने एक एक करके बताया कि दरअसल असली शराब घोटाला तो ईडी की जांच के बाद, और ईडी के 2 मकसद, जिसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी को खत्म करना, दूसरा पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना, इसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और ईडी ने कहीं नहीं जिक्र किया कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को दिया। और मेरे पास सबूत है कि यह रैकेट चल रहा है, मनी ट्रोल साबित हो गई है। उसने गिरफ्तार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। ईडी के वकील ने हालांकि कहा कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है और कुछ भी नहीं, और हम चाहते हैं कि आमने सामने बैठाया जाए जिन गवाहों का जिक्र हो रहा है, इसीलिए हमको रिमांड चाहिए। रिमांड दे दी गई। पहला सवाल,
किसी के जहन में भी आएगा जब एक मुख्यमंत्री की यह स्थिति है तो इस देश के किसी भी आम जनता के किसी एक व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी जब वह निचली अदालत के सामने जाता होगा। और यहां पर एक बात और समझ लीजिए, इस देश के भीतर में जो 5 करोड़ से ज्यादा मामले अदालतों में पड़े हुए हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट जो है उसमें 4 करोड़ 66 लाख मामले हैं। हाईकोर्ट जो 25 देश भर में चलती है उसमें 61 लाख मामले लंबित पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में 80,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं। लेकिन इन सब की पूरी प्रक्रिया के भीतर यहीं पर एक दूसरा सवाल निकल कर आया कि अगर एक तरफ मुख्यमंत्री इस तरीके से परखा समझा जा रहा है तो इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की स्थिति क्या होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी निचली अदालत, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, केजरीवाल भी उसी तरीके से निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। कल तक इस बात का जिक्र था कि अदालत उनके मुख्यमंत्री पद को भी छीन लेगी, लेकिन अदालत ने आज कहा सुनवाई के वक्त, हम कौन होते हैं, ये तो कार्यपालिका का काम है, हम तो न्यायपालिका हैं, न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच में कैसे पड़ सकता है। तो उन्होंने इस अर्जी को खारिज कर दिया और कहा यह काम एलजी करें या राष्ट्रपति करें, कि राष्ट्रपति शासन आपको लगाना है, वहां पर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री पद पर लाने का निर्देश देना, यह सब काम आप कीजिए। लेकिन यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण चीज है जो प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया, अब आपको जानना चाहिए कि जो 600 से ज्यादा वकील हैं उन वकीलों की फेहरिस्त में जो इस देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे वह भी है। हरीश साल्वे जो एसबीआई की तरफ से सुनवाई जब इलेक्टोरल बॉन्ड को हो रही थी उस वक्त वो बैठे हुए थे, और उसके अलावे अगर याद कीजिएगा उस दिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हो रही थी तब इस बात का जिक्र वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो बार काउंसिल है उसके जो अध्यक्ष है उन्होंने, अग्रवाल साहब ने मामले को उठाना चाहा तो सीजीआई ने झटक दिया कि अब यह सुनवाई शुरू हो गई, आप बीच में कहां से आ गए। उस दौर में उन्होंने बयान भी दिया कि देखिए भारत की छवि दुनिया भर में खराब होगी, जो भी भारत में निवेश हो रहा है, जो पैसा आ रहा है वह भी नहीं आएगा। लेकिन सवाल यह महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल है कि आज जो पत्र लिखा गया उसमें हरीश साल्वे के अलावे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा भी हैं, आदिश अग्रवाल भी हैं, चेतन मित्तल भी हैं, पिंकी आनंद भी है, हितेश जैन भी है। इन नामों की करीबी किस पॉलिटिकल पार्टी से के करीब रही है ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल जो पत्र लिखा गया उस पत्र के मजमून को समझना आज ज्यादा जरूरी है। इस पत्र में वकीलों ने चीफ जस्टिस को पत्र में जो जिक्र किया, रिस्पेक्टेड सर, हम सभी आपके साथ अपनी चिंता साझा कर रहे हैं कि एक विशेष समूह न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। वह ग्रुप न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और अपने घिसे पिटे राजनीतिक एजेंडे के तहत उथले आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनकी इन हरकतों से न्यायपालिका की पहचान बताने वाला सौहार्द और विश्वास का वातावरण खराब हो रहा है। राजनीतिक मामलों के दबाव में हथकंडे आम बात है, खास तौर से उन केसेस में जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा है। ये हथकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रही है और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। अब राजनेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा है उसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन का लिया जा सकता है, उसमें नाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का लिया जा सकता है, उसमें नाम बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव का लिया जा सकता है, उसमें नाम शरद पवार के परिवार का लिया जा सकता है जो कि कोऑपरेटिव घोटाले में फंसा था, उसमें नाम इस देश के 124 पॉलिटिशियंस का लिया जा सकता है और उसमें आज की तारीख में नाम अरविंद केजरीवाल का भी लिया जा सकता है जिन पर यह पूरा करप्शन का चार्ज है। तो यह बता रहा है कि मौजूदा वक्त की परिस्थितियों से वकील वाकिफ है। लेकिन बहरहाल लेटर का अगला हिस्सा, यह विशेष समूह कई तरीके से काम करता है, यह हमारी अदालतों के स्वर्णिम अतीत का हवाला देते हैं और आज की घटनाओं से तुलना करते हैं। यह महज जानबूझकर दिए गए बयान है ताकि फैसलों को प्रभावित किया जा सके और राजनीतिक फायदों के लिए अदालतों को संकट में डाला जा सके।
ये देखकर परेशानी होती है कि कुछ वकील दिन में किसी राजनेता का केस लड़ते हैं और रात में वो मीडिया में चले जाते हैं ताकि फैसले को प्रभावित किया जा सके। ये बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी गढ़ रहे हैं। ये हरकत ना केवल हमारी अदालतों का असम्मान है बल्कि मानहानि भी है और ये हमारी अदालतों की गरिमा पर किया गया हमला है। इसके बाद और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, उनका कहना है कि माननीय न्यायाधीशों पर भी हमले किए जा रहे हैं, उनके बारे में झूठी बातें बोली जा रही हैं। ये इस हद तक नीचे उतर आए हैं कि हमारी अदालतों से उन देशों की तुलना कर रहे हैं जहां कानून नाम की चीज नहीं और हमारी न्यायपालिका पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। जाहिर है यहां पर एक सवाल जब जिक्र किया गया उन देशों से तुलना की जा रही है तो इसमें एक जहन यह भी आता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जर्मनी ने की जो डिप्लोमेट थे उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, उसको विदेश मंत्रालय ने बुलाया और कहा यह हमारा आंतरिक मामला है। उसके बाद वो खामोश हो गए। अमेरिका के डिप्लोमेट ने यह सवाल उठाया, कल अमेरिकी डिप्लोमेट को बुलाया गया और कहा गया यह हमारा आंतरिक मामला है, इस पर आपको खामोशी बरतनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था उन बातों के जिक्र का मसला इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने तौर पर उन्होंने बतलाया था कि जो भी सुनवाई हो रही है वो सही तरीके से होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण यह है कि कल के बाद आज फिर अमेरिका में यह सवाल जब पूछा गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से तो उन्होंने कहा ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी का मामला बल्कि कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उसका भी मसला। हमें लगता है यहां एक तस्वीर देखिए, उसके बाद इस पत्र की परिस्थिति और बताएंगे। कल जब अमेरिकी डिप्लोमेट जो कि साउथ ब्लॉक में पहुंची थी विदेश मंत्रालय के दफ्तर में, उसकी एक तस्वीर देखिए। Will you comment anything, ma'am? सर थोड़ा आगे से आप Ma'am, do you think that incident embarrassed the country? Ma'am, any comment? Are you doing anything for the victim, ma'am? यह तस्वीर कल की है, लेकिन अमेरिका में कल के बाद आज जब सवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो प्रवक्ता जो मैथ्यू मिलर हैं उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है जिससे कि आगामी चुनाव में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनसे हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने कुछ इस तरीके से किया। Go ahead. Thank you, Matt. What is your response to India's summoning of the U.S. diplomat over comments regarding the arrest of Delhi's Chief Minister Kejriwal? And how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation? Crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national elections. So with respect to the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections. And we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll... ध्यान दीजिए, अमेरिका की नजर भी भारत के चुनाव और उस चुनाव के मुख्य प्लेयर जो कांग्रेस है या फिर
आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के नाम का लेकर जिक्र कर रहे हैं। हालांकि भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया। भारत की तरफ से कहा गया कि हम अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हैं और कूटनीति में किसी देश से दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है और एक लोकतांत्रिक देश से यह उम्मीद और भी बढ़ जाती है। यानी ऐसा ना अमेरिका को करना चाहिए था, ना ही जर्मनी को करना चाहिए था। लेकिन इसके उलट की परिस्थिति को अगर आप एक क्षण के लिए देखें तो इस दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वकीलों ने भी जो पत्र लिखा उस पत्र के एक हिस्सा है कि कुछ लोग अपने केस से जुड़े न्यायाधीशों के बारे में झूठी जानकारियां सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। ऐसा वो अपने केस में अपने ढंग से फैसले का दबाव बनाने के लिए करते हैं और ये हमारी अदालतों की पारदर्शिता के लिए खतरा है और कानूनी उसूलों पर हमला है। और इसके बाद देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, उनका कहना है इनकी टाइमिंग भी तय होती है। जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तब ये ऐसा कर रहे हैं। और यह चीज 2018-19 में भी देखी गई थी। यानी चुनाव के मद्देनजर न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित इस दौर में किया जा रहा है और इस दौर में जो भी विपक्ष का नेता है वह अपनी राहत रियायत के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहा है। यह भी सच है, क्योंकि इस देश के भीतर की अदालतों को लेकर भी विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं वो कोई बताने की स्थिति नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसको 3 स्तर पर समझने की जरूरत है। पहला, समूची दुनिया की नजर भारत के चुनाव को लेकर और भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर है। दूसरी स्थिति, इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर कमोवेश हर संस्थान बट गया है और बटे हुए संस्थान अपनी अपनी राजनीति को साधने के लिए या फिर सत्तानुकूल होने के लिए, या यह भी कह सकते हैं कि विपक्ष की राजनीति के अनुकूल होने के लिए इस देश के तमाम संस्थान बट चुके हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि आखिर सरकार में कौन है? सरकार में कांग्रेस है या बीजेपी है? केजरीवाल हैं या प्रधानमंत्री मोदी हैं? यह समझना भी होगा। और इसके बाद एक तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा है, जब न्यायपालिका के भीतर वकील सवाल उठा रहे हों और चीफ जस्टिस को लेटर लिख रहे हों, उस वक्त प्रधानमंत्री की सीधे तौर पर यह टिप्पणी करना और उनका बकायदा पब्लिक स्पेस में आकर इस बात का जिक्र करना कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। और कोई आश्चर्य नहीं, 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। चुनावों में विपक्ष की हार और कांग्रेस की हार बीते 10 बरस में कहीं छुपी हुई नहीं है। राजनीतिक तौर पर इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं थी। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला ना दे दे जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक झटके में आ गया और उसके बाद एसबीआई को बकायदा निर्देश दिया गया कि आप 24 से 48 घंटे में कैसे सारे डॉक्यूमेंट इस देश के सामने लाएंगे। और चुनाव आयोग को कहना पड़ गया कि चुनाव आयोग उसको अपनी वेबसाइट पे डालेगा और उसके बाद एसबीआई हो या इलेक्शन कमीशन हो, सबने बहुत तेजी से इस देश के इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने लाकर रख दिया। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में न्यायपालिका के हर फैसले का आकलन अब होने लगा है? और सवाल यह भी है कि इससे पहले जब चीफ जस्टिस संसद के सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए, चीफ जस्टिस के दौर में उस चीफ जस्टिस के दौर में जो राज्यसभा के सदस्य बन गए, उनके दौर में जो जो फैसले हुए, तो क्या वह भी राजनीति से प्रभावित थे? और क्या भारत की राजनीति ने इस दौर में लोकतंत्र के तमाम स्तंभों को खत्म कर दिया है? यह सवाल अब इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि भारत में राजनीतिक चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है और चुनाव की जीत हार आपके ऊपर लगे तमाम दाग को धो देती है या तमाम घाव को उभार देती है। और लोकसभा का चुनाव अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 10 बरस की विरासत इस दौर में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ी हुई है।
इस दौर में लिए गए हर निर्णय, जिसको 2047 तक बताने की परिस्थिति में सरकार आ रही है, सब कुछ जुड़े हुए हैं। और इन परिस्थिति के बीच में 2-3 सच कुछ ऐसे हैं जिसमें सवाल यह नहीं कि अजीत पवार करप्ट थे, इसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी फाइल बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, प्रफुल्ल पटेल, जिन पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि इन्होंने, जब ये उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने राजस्व का नुकसान पहुंचाया एयर इंडिया के जरिए और विजय माल्या को लाभ दिया था, इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हो, तो 2017 की सीबीआई इंक्वायरी आज बंद हो जाती है क्योंकि अब वह बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इस दौर में एक लंबी फहरिस्त आपको नजर आएगी कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और उस भूमिका को पार्लियामेंट की ताकत के साथ बदल देना, वो चाहे विधेयक लाकर बदलना हो या फिर इस बात की दिशा में कि हम इसको नहीं चाहते हैं और उसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला भी हो और उसमें दिल्ली की सत्ता चुनी हुई सरकार के पावर एलजी के पास ट्रांसफर करने की स्थिति भी हो। लेकिन यह भी पहली बार है कि वकीलों के पत्र पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो न्यायपालिका के खतरे का अंदेशा जताया गया, उस पर प्रधानमंत्री एक लिहाज से मुहर लगा रहे हैं और यह जानते समझते हुए कि चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस देश के भीतर में चुनाव में जीत हार बहुत कुछ तय कर देगी। तो क्या राजनीतिक तौर की यह परिस्थिति इस देश के भीतर पहली बार है जहां न्यायपालिका को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर और फैसले आने वाले वक्त में क्या हो, इसको लेकर कुछ लकीरें खींची जा रही है और राष्ट्रवाद सामने रखा जा रहा है, यह कहकर कि दरअसल राष्ट्र की सोचिए, कानून की नहीं, संविधान की नहीं, या संविधान और कानून सर्वोपरि है, राष्ट्र उसी के हिसाब से चलता है, वही तो संप्रभुता दिलाता है। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जो इस दौर में खुले तौर पर उभर कर सामने आ चुके हैं क्योंकि चुनाव शुरू हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।